गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि पिछले वीडियो में हमने जो पिग्मीज की बात की थी वो आपको समझ में आए होंगे। आज हम बात करेंगे शीतल टुंड्रा प्रदेश में अत्यंत कठिन परिस्थिति में रहने वाली हिमाच्छादित क्षेत्र में रहने वाली जनजाति एस्किमोज की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस्किमोज का क्या है। ये वास्तव में इनुइट्स भी कहे जाते हैं, जो कि कनाडा और ग्रीनलैंड यूरेशिया के उत्तरी भाग में रहते हैं। इन्हें अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो कहलाते हैं। यूरोप के उत्तरी भाग में इन्हें लैप्स भी कहा जाता है। साइबेरिया के उत्तरी भाग में इन्हें याकूत चुकचीज भी कहा जाता है। ये टफेस्ट कंडीशन में, कोल्डेस्ट कंडीशन में रहते हैं और चूंकि पर्यावरणीय अनुकूलन इन्होंने किया है तो वहां पर उपलब्ध जीव जंतु का ही आखेट करके ये अपना भरण पोषण करते हैं। इन्हें इनुइट जो वर्ड है इनका, उसका मतलब होता है रियल पीपल, यानी वास्तविक लोग। इस तात्पर्य इनका शाब्दिक अर्थ ये कहा जाता है। इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि इनका उद्भव मुख्य रूप से नॉर्थ वेस्टर्न अलास्का में हुआ था और फर्स्ट अलास्का का इनुइट सी कोस्ट पर रहते थे, टुंड्रा में रहते थे, जहाँ पर ये सील, वॉलरस, व्हेल, कैरिबो को का आखेट करते थे। और इनके एंसेस्टर्स, पूर्वज, जो कि आर्कटिक के पहले लोग थे, जो कि हंटिंग में, लार्ज सी मैमल हंटिंग में एक्सपर्ट बने थे, पूरी तरह से विशेषज्ञ थे। खास तौर से अगर इनका क्षेत्र देखा जाए, इसकी उत्तरी कनाडा के मूल निवासी हैं और इनकी सभ्यता मुख्य रूप से बैफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी के उत्तरी भाग में लगभग 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, ग्रीनलैंड में पश्चिमी तट पर 65 से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनका, चूंकि ये इतने रिमोट एरिया में है कि इनका बाह्य संसार से बहुत कम इंटरेक्शन है उनका, उन पर, और इन पर उनका बहुत कम प्रभाव देखा जाता है। ये विशेष स्थिति है कि जिस स्थिति में ये रहते हैं, इस मैप में दिखाया गया है कि कोस्टल एरिया, आर्कटिक, नॉर्थ अमेरिका, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया में ये निवास करते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर वर्ष के 9 महीने कठोर शीतल जलवायु के कारण धरातल और समुद्र पूरी तरह हिमाच्छादित रहते हैं। 3 महीनों में बसंत, गर्मी और पतझड़ सभी ऋतु का चक्र पूरा होता है और जाड़े का औसत तापमान स्थलीय भागों पर -40 डिग्री सेल्सियस और सागरीय तटीय भागों पर -35 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह निश्चित रूप से सर्दी की ऋतु बहुत लंबी होती है और दिन बहुत छोटे होते हैं। तेज बर्फीली आंधियां चलती हैं, जिन्हें ब्लिजर्ड, आपको याद हो फिजिकल ज्योग्राफी में जिसकी बात हमने की है, ब्लिजर्ड चलते हैं, बहुत ही ठंडी बर्फीली आंधियां होती हैं ये। और ग्रीष्म ऋतु के मात्र 2 महीनों में ही, मई जून में, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जिससे बर्फ पिघल जाती है और कुछ भाग, तटीय भाग, बर्फ मुक्त हो जाता है। शेष लगभग पूरी तरह ग्रीष्मकाल में यहाँ पर जो शैवाल और काई लिकेन ऐसे में दिखाई देती हैं, शेष पूर्ण समय हिमाच्छादन बना रहता है। यहाँ पर जीव जंतु भी कम मिलते हैं इतनी कठिन परिस्थितियों में। रैंडियर्स, ध्रुवीय भालू, खरगोश, गिलहरी ही मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। समुद्री जीवों में सील और वॉलरस और व्हेल प्रमुख हैं, जिनका ये शिकार करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। इनके हैबिटाट, जिसकी बात हम करेंगे, इनके निवास स्थान की, उससे पहले हम बात करते हैं इनका शारीरिक लक्षणों की। इनका कद छोटा होता है और पीला पीला भूरा त्वचा का रंग, पलकें पतली और झुकी हुई होती हैं। ये मंगोलाइड प्रजाति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये इनके जो अपने रहन सहन के लिए जो गृह बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो शीतल जलवायु के अनुकूलन हेतु
मुख्य रूप से बर्फ के घर बनाते हैं। इनमें टेम्परेचर, चूंकि बाहर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से 10 महीने तक, जैसा कि हमने बात कही, लगभग कम बना रहता है, और नाइट टाइम में ब्राइट और सनी समर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से बर्फ़ का अपना घर बनाते हैं, और जिसमें सर्दी से, क्योंकि ये सर्दी से बचाव के लिए कोई और इन्हें बिल्डिंग मटेरियल भी नहीं मिलता, ऐसे में ये बर्फ़ के घर बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। और इसके लिए चाकू से बर्फ़ के चौकोर टुकड़े काटकर उन्हें एक के ऊपर एक जमाकर दीवारें बनाते हैं, जो वृत्ताकार, जैसा कि चित्र में दिखाया गया वृत्ताकार होती हैं, और गुंबदाकार ढांचा बनाया जाता है और हिमखंड से ढक दिया जाता है। इससे दरारों को हिम से बंद किया जाता है। जिस तरह सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह यहाँ पर हिम के द्वारा ही हिम दरारों को बंद किया जाता है। और इन खंडों से निर्मित ढांचों के भीतर पशुओं की खाल को अस्तर के रूप में मढ़ दिया जाता है। इसके बर्फ की दीवार और इन खाल के अस्तर के बीच थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, जिससे हवा निकलने के लिए बर्फ की छत में एक छोटा छिद्र भी छोड़ दिया जाता है। इस तरह ये विशेष गर्म हो जाता है। ये घर एक थर्मस की भांति काम करता है, जिसमें खाल की खोल के अंदर का तापमान हिमांक से ऊपर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, फिर भी बाहर की दीवार नहीं पिघलती, क्योंकि यहाँ पर बर्फ की दीवार और खाल के बीच एक ठंडी हवा भरी रहती है, और ये पूरी तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है। एक छोटा सा द्वार प्रवेश के लिए रहता है, जिसमें लेट करके एस्किमोज अंदर प्रवेश करते हैं। बड़े इग्लू का व्यास लगभग 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर तक हो सकती है। इस इग्लू को बनाने में इन्हें 1-2 दिन का समय लग जाता है। छोटे इग्लू के लिए बनाने के लिए 1 घंटे में ही बनाया जा सकता है। ये अपने भरण पोषण के लिए सील, वॉलरस, व्हेल, ध्रुवीय भालू का आखेट करते हैं, और ऋतु परिवर्तन के समय के साथ साथ शिकार करने के ढंग में भी इनके परिवर्तन होता है। एस्किमो बर्फ के खोद कर छेद करते हैं, और इनके पास एक औजार होता है, एक हार्पून नाम का भाला होता है, जिसके द्वारा ये मछली के मुंह को पूरी तरह ग्रिप कर लेते हैं और उसे बर्फ हटाकर पकड़ लेते हैं। इस प्रकार के आखेट को माउपाक कहा जाता है। और सील मछली के भोजन के अतिरिक्त ये इसके पर्याप्त चर्बी भी प्राप्त होती है इनसे, जिसके द्वारा ये इसे अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। इनमें मुख्य रूप से एक वॉलरस मछली का भी शिकार किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने पर जो शैवाल, काई, लिकेन, जो पौधे इनके आसपास उपलब्ध होते हैं, उनसे भी ये कई बार अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनके वस्त्र के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो ये जो स्थानीय पशु हैं, उनके खाल को ही, उनके चमड़े को ही वस्त्र के रूप में पहनते हैं। सील के चमड़े की तुलना में कैरिबो का चमड़ा अधिक गर्म और हल्का होता है, इसीलिए ये, यद्यपि ग्रीनलैंड में कैरिबो नहीं मिलते हैं, ध्रुवीय भालू के चमड़े को भी ये वस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे इनके शरीर में गर्माश बनी रहती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें अगर यातायात के साधनों की, ये एस्किमो मुख्य रूप से बिना पहिए की एक स्लेज नामक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्य रूप से व्हेल मछली की हड्डी या लकड़ी से बनी होती है, इसमें जिसे कुत्ते खींचते हैं, और हृष्टपुष्ट और शक्तिशाली होते हैं, जिनके द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसी प्रकार से ये व्हेल की हड्डी के ढांचे के ऊपर सील मछली की खाल मढ़कर एक नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। ये 6 मीटर तक लंबी होती है, और इसमें बड़े बड़े जंतु, विशेष रूप से व्हेल के शिकार के लिए और बड़ी चौड़ी नाव बनाते हैं, जिसे उमियाक कहा जाता है। ये जो चित्र में दिखाया गया है, ये स्लेज गाड़ी है इनकी। इनकी क्लोथिंग्स जो वस्त्र जिनकी हमने बात की, उनमें ये जो स्थानीय जंतु हैं उनके द्वारा जैकेट्स, ट्राउजर्स, लेगिंग्स, ये सभी उन्हीं के खाल से पहनते हैं,
और फूड में जैसा कि हमने बात की, ये स्थानीय पोलर बियर, फॉक्सेस, हेयर्स, इन सब का शिकार करके ग्रहण करते हैं। इनका अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो इनके दो ग्रुप हैं, इनुपिक और यूपिक। इनुपिक लैंग्वेज ग्रीनलैंड से वेस्टर्न अलास्का तक, और यूपिक लैंग्वेज सदर्न अलास्का से साइबेरिया तक बोली जाती है। ये इनका क्लासिफिकेशन है। सामाजिक संगठन की बात करें तो वरिष्ठतम व्यक्ति ही इनके घर का मुखिया होता है, जो कि शिकार और मछली पकड़ने के स्थान का चयन भी करता है और वही बाकी शेष में उसका बंटवारा भी करता है। इनका कला कौशल, इनका पर्यावरण सामंजस्य अत्यंत काबिल तारीफ है, और पर्यावरण द्वारा नियंत्रित भले ही हो, लेकिन उसके साथ समायोजन का बेहतरीन उदाहरण, बेहतरीन मिसाल प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत ही सरल प्रकृति के होते हैं, जो युद्ध, चोरी, लूट, किसी भी प्रकार के क्राइम से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, और आज भी इनमें जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आदिम समाज की, अपने आदिम व्यवस्था को इन्होंने पूरी तरह से, आदिम कल्चर को इन्होंने पूरी तरह से बना रखा है। अगर प्रश्न के संदर्भ में हम बात करें तो प्रश्न सीधा इसी प्रकार से आता है कि विश्व की जनजाति एस्किमो के अधिवास, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके समाज पर एक भौगोलिक लेख लिखिए, और या फिर मैप के लोकेशन का अगर आता है तो इस प्रकार से आ सकता है कि एस्किमो के निवासी क्षेत्र को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। इनको आप इसको बड़े प्रश्न में बना लीजिए और मैपिंग में भी इनको लोकेट कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।